हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और सिलेबस को पूरा करने के लिए जिन 40 क्वेश्चन को हमने शुरू किया है उनमें से 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ एंड आई होप कि आपने उनको रिवाइज भी कर लिया होगा। एक बार आप मुझे बताएं कि वो 3 क्वेश्चन कौन से थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा रीजनलिज्म। व्हाट इज रीजनलिज्म? यानी कि प्रायोरिटाइज देयर ओन एरिया। सेकंड नंबर पर हमने बात की थी हमारी जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में, जिसमें हमने केशवानंद भारती केस के बारे में बात की, जज एएन रे के बारे में बात की। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था द्रविडियन मूवमेंट के बारे में, जिसे शुरू किया गया था रामास्वामी नायकर पेरियार के द्वारा, हिंदी को अपोज करने के लिए जो मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी कि व्हाट इज ऑपरेशन ब्लू स्टार। बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की। अब इसकी एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, जो शुरू हुई थी 1984 से, यानी बात है जून 1984 की। कब की? जून 1984 की। 1984 में क्या हुआ था? जर्नैल सिंह भिंडरावाला नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? जर्नैल सिंह भिंडरावाले नाम के जो व्यक्ति थे, वह और उनके कुछ फॉलोअर्स, उनके कुछ जो समर्थक थे, उन्होंने क्या किया, गुरुद्वारा अमृतसर हरमंदिर साहिब पर कब्जा कर लिया और उस गुरुद्वारे को अपना, जैसे मिलिट्री फोर्स, उस गुरुद्वारे को अपना अड्डा बना लिया। ठीक है, अब उनकी डिमांड ये थी कि उन्हें पंजाब अलग चाहिए, वो उसे खालिस्तान के नाम से बनाना चाहते हैं, वो एक खालिस्तान नाम से एक अलग नेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो खालिस्तान बनाने के लिए उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड करना शुरू किया और उस टाइम हमारी फॉर्मर मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी से लोगों ने डिमांड की कि उनका गुरुद्वारा या उनका जो हरमंदिर साहिब टेम्पल है वो उन्हें फ्री करवा कर दिया जाए। अब इंदिरा गांधी ने उसके लिए आर्म्ड एक्शन लिया, इंदिरा गांधी ने मिलिट्री तैयार की। अब इंदिरा गांधी ने जो आर्म्ड एक्शन लिया था या जो सैन्य कार्यवाही की थी, उसी सैन्य कार्यवाही को नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसी सैन्य कार्यवाही को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। हालांकि आपकी किताब में आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हालांकि आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको इतना ही मेंशन करना है, लेकिन इसके आगे की जो कहानी है वो इंदिरा गांधी की डेथ तक पहुंच जाती है, इंदिरा गांधी की मृत्यु तक पहुंच जाती है। हुआ ये कि जब मिलिट्री एक्शन लिया गया था, उस मिलिट्री एक्शन में जो हमारा हरमंदिर साहिब जो गोल्डन टेम्पल था, उस गोल्डन टेम्पल को काफी नुकसान हुआ, मिलिट्री में फायरिंग वगैरह भी हुई, जो तख्त साहिब था उनको भी काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान की वजह से वहां के जो कुछ लोग थे, पंजाबी लोग थे, उनकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अब जब उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई तो इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड्स थे वो पंजाबी थे, वो सिख थे, उन लोगों ने इंदिरा गांधी को शूट एट साइड कर दिया, यानी कि उनको मार दिया। जब वो अपने जो पार्लियामेंट हाउस थे उसके लिए निकल रही थी, उनको मार दिया, उनकी हत्या कर दी, उनका असैसिनेशन कर दिया गया। उनकी असैसिनेशन की डेट भी आपको याद रखनी है, ये भी हमसे पूछी जा सकती है। 31 अक्टूबर 1984। कब उनकी मृत्यु हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। अब जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर सिखों के खिलाफ दंगे शुरू हो गए, लड़ाइयां शुरू हो गई और बहुत ज्यादा सिखों को मारा गया था। सबसे ज्यादा ये हत्याएं दिल्ली के अंदर हुई थी, या जो हमारी मेगा सिटीज है उनमें सबसे ज्यादा सिखों को मारा गया। और इस बात की माफी हमारे, जब उसके बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह बने थे, उन्होंने इस बात की माफी भी मांगी थी। इस प्रकार हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ें, इसे रिवाइज करें और उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन जरूर करें, अपने एग्जाम में इन बातों का ध्यान रखें, ये बातें आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि है चैलेंजेस ऑफ नेशन मेकिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब चैलेंजेस ऑफ नेशन मेकिंग में हमारे सामने 3 मेजर चैलेंजेस आए थे, जिनमें सबसे पहले है यूनिटी का, सेकंड है डेमोक्रेसी का और थर्ड चैलेंज है डेवलपमेंट का। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने नाम लिखे हैं, हालांकि इनके नाम आपको बुक्स में अलग भी मिल सकते हैं, लेकिन इनका मेन जो मतलब है, मीनिंग है, वो यही निकलने वाला है। ठीक है, तो आपको इन्हीं शॉर्ट फॉर्म में इन्हीं नामों से याद रखना है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे यूनिटी की या एकता की। अब ये चैलेंज हमारे देश के लिए कैसे एक चैलेंज है? ये इसलिए हमारे देश का चैलेंज माना जाता है, या नेशन मेकिंग के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए इसलिए इसे चैलेंज माना जाता है क्योंकि हमारे देश में बहुत तरह की डाइवर्सिटी है, जैसे लैंग्वेज की, कल्चर की और भी बहुत सारी चीजों की डाइवर्सिटी मानी जाती है। लोगों का बोलचाल अलग है, भाषा अलग है, ये चीजें अलग है। ठीक है, ये हमारे देश में इसे एक चैलेंज के तौर पे लिया जाता है कि इतना बड़ा देश, इतनी सारी डाइवर्सिटी एक साथ कैसे यूनाइट रहेगा। और बहुत सारे लोगों ने तो ये स्टेटमेंट भी दे दी थी कि इतना बड़ा देश एक साथ यूनाइट कभी नहीं रह सकता, जो कि आज भी यूनाइट है। बहुत ही कम हमारे देश से जो विखंडन हुए बहुत कम, रेयर माने जाते हैं। ठीक है, अब उस टाइम की बात करें तो हमारे देश में 565 रजवाड़े थे, यानी कि आप ये माने कि 565 ऐसे राजा थे जो अलग अलग रहते थे।
अब इन 565 राजाओं को एक साथ जोड़ के रखना सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है। इसी को हम यूनिटी का चैलेंज कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं एकता की चुनौती बोलते हैं। इन 565 राजा महाराजाओं को एक साथ जोड़ कर रखा जाए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी? वीबी पटेल को। किसको दी गई थी? वीबी पटेल को, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। किसको दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल और उनके एक साथ उनके जो सेक्रेटरी थे वीपी मेनन, उन दोनों ने मिलकर इन 565 राजा महाराजाओं को राजी किया, कन्वेंस किया, और उनको कहा कि आप अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी ये दोनों इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दें। और इनमें से बहुत सारे राजा उनसे कन्वेंस भी हुए, उनकी बात भी मानी, और इंडियन गवर्नमेंट में वो शामिल भी हो गए, यानी कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दी थी। हम इसमें ये पढ़ते हैं कि सिर्फ 4 ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की थी। 4 स्टेट में हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, मणिपुर की, जूनागढ़ की, और इसके अलावा हैदराबाद की। हैदराबाद के निजाम जो कह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जो कि कंप्लीटली इम्पॉसिबल था, क्योंकि हैदराबाद को जो लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम उसे अलग नहीं कर सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि उस एरिया को उठा के कहीं हम और चिपका दें और कहेंगे तुम इंडिपेंडेंट रह लो, ये तो पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा कर नहीं सकते। सेकंड, जम्मू कश्मीर के जो उस टाइम के फॉर्मर किंग थे, जो हरी सिंह थे, वो भी कह रहे थे कि हमको अलग रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। ना वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ना वो इंडिया का जो पार्ट बनना चाहते थे। फिर आते हैं जूनागढ़ में भी हमने रेफरेंडम करवाया था। अब आप पूछोगे कि मैडम रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह, यानी कि यहाँ पर हम जनता से पूछ रहे हैं, यहाँ पर हम जनता से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। हमें यहाँ जनमत चाहिए, रेफरेंडम करना है, जनता की सलाह लेनी है कि जनता क्या चाहती है, इंडिया का पार्ट बनना चाहती है, पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहती है, या इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। ठीक है, ये होता है रेफरेंडम। हमने जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य को रेफरेंडम के जरिए इंडिया का पार्ट बनाया गया था? जूनागढ़ को। और ये जूनागढ़ आपको याद रखना है, जूनागढ़ कहाँ का? गुजरात का जूनागढ़ है। लोकेशन में भी पूछा जा सकता है, इंडिया का जो मैप आएगा उसमें हमसे ये पूछ लिया जाएगा जूनागढ़ कहाँ है, तो हमें गुजरात का जूनागढ़ बनाना है इसे। ठीक है, और एक था मणिपुर। उस टाइम मणिपुर के राजा बोधचंद्र। ये जो 1-2-4 राजाओं के नाम आ रहे हैं ना, आप उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, एमसीक्यू में पूछे जाने के बड़े चांसेस है। ठीक है, तो मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र, और वहां पर हमने इलेक्शन करवाया, और जो बोधचंद्र थे उनकी फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, मैं बार बार नाम ले रही हूँ, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी सुरक्षा नीति और विदेश नीति, इन दोनों को इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। इस प्रकार ये राज्य, ये 565 राजा और सारे के सारे राजाओं को भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरे चैलेंज की, और हमारा दूसरा चैलेंज है डेमोक्रेसी का। अब लोगों ने तो ये भी कहा कि इतना बड़ा देश और डेमोक्रेसी लगा रहे हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसा किसी ने किया नहीं ना। आज से पहले इतने सारे देश आजाद हुए, लेकिन किसी ने भी आजाद होते, इंडिपेंडेंट नेशन बनते ही डेमोक्रेसी तो नहीं लगाई। हमने ये चैलेंज लिया और हमने कहा हम आजाद होते ही डेमोक्रेसी लगाएंगे, और हमने डेमोक्रेसी अप्लाई कर दी। हमने डेमोक्रेसी अप्लाई तो की, हमने वोटिंग राइट भी सबको दिए, महिलाओं तक को, फीमेल्स तक को हमने वोटिंग राइट दिए। हालांकि किसी नेशन ने फीमेल्स को वोटिंग राइट नहीं दिए, हमने अपने देश की महिलाओं को चुनाव का, वोटिंग का, मत का अधिकार दिया था। और हमने लगाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 से ऊपर के बच्चे वोट, 18 से ऊपर के जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि पहले एज 21 साल की थी, लेकिन हम इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और हमने अपने देश में डेमोक्रेसी लगा दी, लोकतंत्र लगा दिया। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लगा दिया हमने अपने देश में, जो संसदीय प्रणाली लगा दी हमने अपने सिस्टम। ठीक है, ये भी हमारे लिए चैलेंज था, इसमें आपको इतना ही मेंशन करना है। 3rd नंबर पे आता है डेवलपमेंट का चैलेंज, यानी चुनौती का। इतना बड़ा देश और उसका डेवलपमेंट भी करना है। और मेजर प्रॉब्लम पता है क्या इस डेवलपमेंट के अंदर की? हमारे देश में कास्ट सिस्टम बड़े जोरों शोरों से था। ऊंची जात, नीची जात अलग, जमींदार अलग, SC कास्ट, ST कास्ट, इतनी तरह की कास्ट का डिवीजन था। हमने उन सबको डेवलपमेंट करना था। और जब आजाद हुए तो जो अमीर लोग थे वो सारी जमीनें ले गए, तो SC ST कास्ट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, SC ST कास्ट या नीची जात को हमने कुछ नहीं दिया। जब उनको कुछ नहीं दिया तो अब हमें उन्हें सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इंडिया उस टाइम कोई ऐसी बड़ी इकोनॉमी तो था नहीं, और उतना पैसा भी नहीं था। आजाद हुए थे तब हमारे पास था क्या? एक सिर्फ एग्रीकल्चर ही थी। हमारे देश में 75% लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, खेती में इन्वॉल्व थे। तो वो जब खेती में इन्वॉल्व थे, हमें उन लोगों को खेती से निकालकर इंडस्ट्रीज तक लाना था।
खेती को बढ़ाकर इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करना था, इंडस्ट्रीज को भी ग्रोथ करना था। इन सब का हमने ध्यान रखा। जितनी भी छोटी कास्ट, अदर कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस थी, उन सबको भी आगे लाना था। उनको हमने रिजर्वेशन दिया, उन सबको हमने जो गवर्नमेंट जॉब्स में छूट दी, गवर्नमेंट जॉब में उनको लेकर आए, ताकि वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जुड़ सके। डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रयास किया, इंडस्ट्रीज को फोकस किया, एग्रीकल्चर को फोकस किया, और हमने इस चैलेंज को पूरा किया। हमने एग्रीकल्चर के साथ साथ डेवलपमेंट किया, विकास किया, इसे हमने पूरा किया। इस प्रकार हमारे देश का इस प्रकार हमारे चैलेंजेस जो है वो कंप्लीट होते हैं। आपको ये क्वेश्चन इसी प्रकार पढ़ना है। 4 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चैलेंजेस ऑफ नेशन मेकिंग क्या है, तो आपको इसे इसी तरह लिखना है, ब्लैक पेन का यूज मैंडेटरी करना है। ओके, इस प्रकार हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 इलेक्शन, यानी 2004 के चुनाव की बात करते हैं। अब 2004 के चुनाव, ये कोई ज्यादा बड़ा मेजर इलेक्शन नहीं था, ये बहुत छोटा सा इलेक्शन हमें पढ़ना है 2004 के इलेक्शन के बारे में। डेट वेट आपके सामने लिखी हुई है कि कब हुआ था, 2004 में हुआ था। अब पढ़ने वाली बात इसमें यह है कि इसमें जो ऑपोजिशन या जो 2 पार्टियां आमने सामने लड़ रही थी ना, वो कौन सी थी। हम इससे पहले हमने जितने भी इलेक्शन पढ़े हैं, हम कांग्रेस को लड़वा रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है, जनता पार्टी लड़ रही है, कोई नई पार्टी फॉर्म हो रही है, कोई नया अलायंस फॉर्म हो रहा है, हमने ये पढ़ा। लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं 2 बड़े मेजर अलायंसेस के बारे में बात करेंगे, 2 बड़े मेजर पार्टीज के बारे में, 2 बड़े मेजर अलायंस की बात करेंगे। सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहले एक मेजर अलायंस हम बनाएंगे यूपीए का। किसका? यूपीए का, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसकी फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि ये पूछी गई है। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। किसकी बात करेंगे? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की बात करते हैं। अब ये जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, आप इसके फुल फॉर्म को बहुत अच्छे से याद कर लें। बात करते हैं कि ये कब फॉर्म हुआ था, ये कब बना था। अब जो ये यूपीए था, ये 2004 में बना था। कब बना था? 2004 में बना था। 2004 में बना था, और ये किसके द्वारा हेड किया जा रहा था, यानी इसकी जो लीड पार्टी थी वो कौन सी थी? तो इसकी जो लीड पार्टी थी वो कांग्रेस थी। आपको अच्छे से याद करना है कि ये जो यूपीए अलायंस था, या जो ये यूपीए गठबंधन था, इसे किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? इसे कांग्रेस के द्वारा लीड किया जा रहा है। इसकी हेड पार्टी कांग्रेस थी। इसके अंदर और भी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर अलायंस बना रही है। ठीक है, अब हमारा ये पहला कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे अलायंस के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे अलायंस के बारे में। अब हमारा दूसरा अलायंस जो था वो हमारा जो दूसरा अलायंस था वो था एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कौन सा था? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1998 में। ये फॉर्म हुआ था 1998 में, और इसकी जो लीड पार्टी थी वो थी बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी। इसकी जो लीड पार्टी थी वो कौन सी थी? बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी। अब हमारे 2004 के जो इलेक्शन थे उसमें यही दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने थी, और इन्हीं दोनों पार्टीज के बीच में इलेक्शन हुआ था। ठीक है, आपने इन्हें अच्छे से नोट कर लिया है, अपनी नोटबुक में आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया है। इन्हें बार बार रिवाइज करें, इन्हें बार बार पढ़े, 1 नंबर में पूछे जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। अब ये जो इलेक्शन हुआ था ये यूपीए और वर्सेस एनडीए के बीच में था। यूपीए वर्सेस एनडीए के बीच में ये इलेक्शन था, यानी कि कांग्रेस की और बीजेपी की जो लीडेड पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी की जो पार्टियां थी, जो अलायंस थे, जो गठबंधन थे, उनके बीच में ये हुआ था। ठीक है, अब इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी यूपीए की। इसमें कौन जीता था? यूपीए गवर्नमेंट इसमें जीती थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो इसमें प्राइम मिनिस्टर बनकर आए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसमें प्रधानमंत्री के पद पर आए थे, प्राइम मिनिस्टर बनकर आए थे। टोटल
145 सीटें इसमें से यूपीए अलायंस को मिली थी। टोटल 145 सीटें इसमें यूपीए अलायंस को मिली थी और 138 सीटें एनडीए अलायंस को मिली थी। कहते हैं कि ऐसा पहला इलेक्शन था जिस इलेक्शन के बीच में यूपीए, एनडीए, कांग्रेस, बीजेपी के जो सीटों का जो डिफरेंस था वो बहुत कम था। इससे पहले जब इनके बीच में इलेक्शन हुए, इनसे पहले जब इनकी पार्टियों के बीच में चुनाव हुए, तो इनके बीच में सीटों का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। पहले ऐसे इलेक्शन थे जो सीटों का डिफरेंस बहुत कम था, यानी थोड़ी सी सीटें अगर एनडीए और ले जाती तो ऑब्वियसली बात है इलेक्शन जीत भी जाती। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा इलेक्शन था जिसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस इलेक्शन के बाद मनमोहन सिंह जी जो थे वो 10 साल के लिए आए थे, यानी एक बार इन्होंने और अपना टेन्यूर पूरा किया था। 2 टेन्यूर इन्होंने 5-5 साल के कंप्लीट किए थे। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट रही थी। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट रही थी। इस प्रकार हमारे 2004 का इलेक्शन कंप्लीट होता है। अब हमने 3 क्वेश्चन पर आराम से चर्चा कर ली और कल भी हमने 3 क्वेश्चन पर चर्चा की थी। ठीक है, कल जब मैं अगली नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगी तो उसमें से हम इन 6 क्वेश्चन को एक बार फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर देंगे और आगे के क्वेश्चन पे बात करेंगे। आप इन्हें नोट करें अपनी, मैं बार बार कह रही हूँ, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करें, इन्हें बार बार रिवाइज करें। यही वो क्वेश्चन है जो आपके लिए स्कोरिंग हो सकते हैं। मैंने लिखा है बोर्ड पे, कल भी मैंने आपको बताया था जब हमने क्लास शुरू की थी कि 90 प्लस मार्क्स आपको आराम से दिला सकते हैं, लेकिन आपको 90 प्लस वाला इन क्वेश्चन में पढ़ना भी तो पड़ेगा। ठीक है, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।